बच्चों ये है हमारा लेक्चर 178 और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका के बारे में आपने सुना होगा। अशोका एक बहुत बड़े राजा थे जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। मतलब वो चाहते थे वो पूरी दुनिया जीत लें, और पूरी दुनिया जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने बहुत झगड़े किए और लड़ते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़ाई में बहुत ज़्यादा मौतें हो गई, बहुत ज़्यादा लोग मर गए। और जब उन्होंने देखा कि कितने बच्चों के पिता गुजर गए, कितनी औरतों के हस्बैंड्स गुजर गए, उन्होंने देखा चारों तरफ लोग रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। और तो ये चारों तरफ देख के, इतना खून देख के, इतना रोना देख के उनका जो दिल बदल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और फिर उन्होंने ठान ली कि वो अब कभी लड़ाई नहीं करेंगे, उल्टा वो पीस के प्रमोटर बन गए। पीस का मतलब शांति का दूत बन गए। वो अब शांति फैलाना चाहते थे दुनिया में, और उन्होंने अपने बच्चों को भी इसी काम के लिए लगाया। ठीक है। सो अशोका के बारे में तो मैंने ये शॉर्ट में बता दिया। अब हम चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है रोशन्स रुपीज। रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhi ji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there for? She wondered. रोशन्स, ये रोशन है। ठीक है। सो जो रोशन है, रोशन ने हाथ में कड़क कड़क नोट उठाए हुए थे। वो कड़क कड़क नोट रोशन को उसके ग्रैंडफादर ने दिए थे उसके बर्थडे पे। जब बर्थडे होता है तो गिफ्ट मिलती है बड़ों से, तो रोशन को पैसे मिले थे। उसको नई सीडी खरीदनी थी उसको, तो वो क्या, पर वो उस टाइम नई सीडी खरीदने से पहले नोट्स को फील कर रही थी, उनको टच कर रही थी। सो उसने देखा कि भाई सारे नोट्स के ऊपर गांधी जी का हंसता हुआ चेहरा है, और राइट साइड पे गांधी जी का हंसता हुआ चेहरा है, और लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे लायंस हैं। तो गांधी जी का हंसता हुआ चेहरा तो समझ आया कि गांधी जी फादर ऑफ द नेशन है, पर लायंस क्यों है वो सोचने लगी कि नोटों पे लायन क्यों बने हुए होते हैं छोटे छोटे। सो अब लायंस के बारे में, लायंस जो हम हमारे नोट्स पे, कॉइन्स पे देखते हैं, उनकी बहुत लंबी कहानी है। ये लायंस एक पत्थर पे बनाए गए थे और उनको एक बहुत बड़े स्टोन पिलर पे रखा गया था सारनाथ पे। ठीक है। सो दे वर कार्व्ड इन अ स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ मासिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। अशोका जो थे, अशोका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स थे, जो कि हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स माने जाते हैं। और उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे जो इंस्क्रिप्शंस थे वो उन्हें इंस्क्राइब किया गया पिलर्स पे। मतलब ये अशोका के बोलने पे किया गया। अशोका ने पिलर्स पे ये सब चित्रवाया था, इंस्क्राइब कराया था, रॉक पे भी। और इसमें लिखा क्या हुआ था वो भी हमें देखना है कि वो लिखवाता क्या था इन सब पे। और उसके किंगडम को, अशोका के किंगडम को एम्पायर कहा जाता था। सो अभी हम अशोका की थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो। आपको मैं जो जो पॉइंट्स टिक कराऊंगी आपको लिखती जानी है। सबसे पहली पॉइंट, The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. मतलब जो अशोका जिसमें रूल करता है, जो अंपायर का रूलर है, वो उसके ग्रैंडफादर का था, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। जो उसके दादाजी थे अशोका के, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनका एक मतलब कहते ना कोर्ट में बैठने वाला एक दरबारी था जिसका नाम था चाणक्य।
चाणक्य की नीतियों से चंद्रगुप्त मौर्य चलता था। सो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। Many of Chanakya's idea was written down in a book called the अर्थशास्त्र। चाणक्य की बहुत सारी बातें, मतलब वो इतनी अच्छी और इतनी सच्ची बातें बोलता था कि वो एक किताब में लिखी गई और उस किताब का नाम लिखा गया अर्थशास्त्र। क्या नाम था किताब का? अर्थशास्त्र। अब देखो एक डायनेस्टी शब्द आया। डायनेस्टी क्या होता है? देखो ये सारे शब्द हम सुनते रहते हैं, सब सारे शब्द राजा से जुड़े हुए हैं, पर हम सोचते हैं डायनेस्टी मतलब क्या। सो डायनेस्टी का मतलब वारसागत, मतलब जब एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक रूलर्स बनते हैं उसे हम कहते हैं डायनेस्टी। उस फैमिली को डायनेस्टी कहा जाता है। जैसे आप रूलर, आपके पिता रूलर, आपके पिता के पिता रूलर। सो ये क्या हो गया? आपकी फैमिली हो गई डायनेस्टी। ठीक है। सो व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब 1 मार्क में। सो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी मतलब ये जो मौर्यास थे, इनकी सरनेम मौर्य थी। सो मौर्य भी एक डायनेस्टी थी। सो कौन कौन इनके रूलर्स थे? चंद्रगुप्त मतलब उसके दादाजी, फिर बिंदुसर मतलब अशोका के पापा बिंदुसर, एंड अशोक खुद। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसर और अशोक। सो ये भी एक डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है। डायनेस्टी का मतलब एक ही फैमिली से सारे राजा होना। सो यहाँ पे देखो, जहाँ पे अशोका ने जहां जहां अपने सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे वो खुदवाए थे, वो उसने यहाँ पूरा दिखाया गया है लाल से। ये जो रेड है ना, इन सब जगहों पे आपको अशोका के वो चित्राए हुए चित्र मिलेंगे, मतलब उसने कुछ लिखवाया है स्टोन्स पे, ये सब दिखेगा आपको। देखो ये सब रेड, लंपा का कंधार, मैनसिहार। ठीक है। ये सारे रेड स्पॉट्स हैं, यहाँ पे अशोका ने अपने चित्रवाए थे। There were several cities in the empire with black dots on the map. These included the capital Patliputra, Takshila and Ujjain. Takshila was a gateway including Central Asia. Ujjain lay on the route from north to south. Merchants, officials and craft persons probably lived in these cities. So बहुत सारी cities थी empire में, जिसे ब्लैक, अच्छा ये जो ब्लैक डॉट है वो इम्पोर्टेंट सिटीज थी, मतलब अशोका के टाइम की जो इम्पोर्टेंट सिटीज थी उन्हें ब्लैक डॉट से दिखाया गया है। ठीक है। इम्पोर्टेंट सिटीज। और रेड डॉट से किससे दिखाया गया है? रेड डॉट से दिखाया गया है जहाँ पे अशोका ने सब चित्रवाया था, मतलब वो सारे पत्थर चित्रे हुए रखवाए थे। सो इम्पोर्टेंट सिटीज ब्लैक डॉट है। सो अशोका के टाइम इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी थी? सो उनके दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, उनका जो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला के बारे में क्या कहा जाता है? तक्षशिला के बारे में कहा जाता है कि वो गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट है। Takshila was a gateway to the northwest including Central Asia. तक्षशिला क्या है? नॉर्थ वेस्ट का गेटवे माना जाता है। While उज्जैन lay on the route from north to south India. तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट जाने का रास्ता है और उज्जैन है नॉर्थ से साउथ इंडिया में आता है। Merchants, officials and craft persons probably lived in these cities. इन्हीं cities में सब रहते थे, merchants, officials, craft persons. In other areas there were villages of farmers and herders. So बाकी areas में farmers रहते थे, herders मतलब गाय वगैरह चराने वाले। तो बाकी एरियाज में ऐसे गांव थे जहाँ फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे।
In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. ठीक है, कुछ एरियाज थी सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे जंगल थे और वहाँ पे लोग क्या करते थे, खाना इकट्ठा करते थे और जानवरों को मारते थे खाने के लिए. People in different parts of the empire spoke different languages. They probably ate different kinds of food, wore different kinds of clothes as well. So empire, जो अशोका का empire था, मौर्य empire, वहाँ की सारी बातें बता रहे हैं कि वहाँ पे कैसे कुछ गांव में फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे, फिर कुछ एरियाज में फॉरेस्ट होते थे जहाँ से लोग जानवरों को मार के इकट्ठा करते थे खाना. सो अंपायर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती थी और अलग अलग खाना खाते थे, कपड़े भी अलग अलग पहनते थे. सो इस तरह से जो ये अशोक का अंपायर है उसके बारे में ये सारा बताया गया है. अब हम पेज नंबर 69 पे आते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. ये जो एम्पायर्स हैं किंगडम से अलग क्यों हैं, कैसे अलग हैं. सो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. देखो सबसे पहले देखो ये जो एम्पायर और किंगडम, ठीक है, देखो एम्पायर किंगडम. अंपायर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, फैला हुआ होता है. किंगडम छोटा होता है, राज्य, ठीक है. सो अंपायर को कौन चलाता है, एम्परर, शहंशाह बोलते हैं ना, शहंशाह. किंगडम को कौन चलाता है, राजा, किंग. तो एम्परर का क्योंकि इतना बड़ा होता है, साम्राज्य इतना बड़ा होता है, सो उसको बड़ी बड़ी आर्मीज चाहिए होती हैं कि उसका साम्राज्य बना रहे. क्योंकि इतना बड़ा होता है तो उसको सामने बड़ी बड़ी आर्मी चाहिए होती हैं और इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा टैक्स भी चाहिए, ऑब्वियसली मेंटेन भी करना पड़ेगा. सो इनको बहुत ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है. सो अंपायर बड़ा होता है और किंगडम थोड़ा सा छोटा होता है, यही डिफरेंस है. सो ये भी पॉइंट लिखेंगे, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, कि एम्पायर किंगडम से अलग कैसे होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है. सो उन्हें एक तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस चाहिए. रिसोर्सेस मतलब ज़्यादा चीज़ें चाहिए एक राजा के कंपेयर में एक एम्परर को. क्योंकि जो एम्पायर्स होते हैं मतलब जिनको वो जो एम्पायर्स होते हैं, एम्पायर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं किंगडम से और उन्हें बड़ी बड़ी आर्मीज रखनी पड़ती हैं. इसके अलावा इनको बहुत सारे ऑफिशियल्स भी रखने पड़ते हैं जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है. अभी रूलिंग द अंपायर, ठीक है. सो अंपायर को रूल कैसे करना है, अभी देखो चैप्टर चल रहा है अशोका का और अशोका एक एम्परर थे, मतलब उनका राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा था, उनका साम्राज्य था. So as the empire was so large, different parts were ruled differently. अब इतना ज़्यादा बड़ा था कि सब जगह एक जैसा रूल नहीं करते थे, अलग अलग तरह से रूल करते थे वो. The area around पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor. पाटलिपुत्र क्या था, पाटलिपुत्र उनका कैपिटल था उनके एम्पायर का. सो द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. पाटलिपुत्र क्योंकि कैपिटल था इसलिए जो एम्परर थे, जो अशोका थे, डायरेक्ट वही उसको हैंडल करते थे. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर रखे थे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए. किससे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, कि कौन देता था टैक्स, फार्मर्स देते थे, हर्डर्स देते थे, क्राफ्ट पर्सन देते थे, ट्रेडर्स देते थे.
जो भी विलेजेस में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, वो सब देते थे टैक्स। किसको? राजा के अपॉइंट किए हुए ऑफिशियल्स को। और वो ऑफिशियल्स राजा का जो कहते हैं ना भंडार, राजा का जो खजाना, उसमें वो धन जमा करते थे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, मतलब राजा का अगर कोई ऑर्डर ना माने, मतलब जो राजा जो ऑर्डर पास करता था वो कोई माने नहीं, एक्सेप्ट नहीं करे, तो ऑफिशियल्स उसे पनिश भी करते थे। काफी ऑफिशियल्स को सैलरीज दी जाती थी। मैसेंजर्स जो होते थे वो इधर उधर जाते थे, और जो स्पाइस होते थे, स्पाइस का मतलब क्या होता है, जासूस जो होते थे, वो ऑफिशियल्स पे निगरानी रखते थे। और जो एम्परर थे इन सब का सुपरविजन करते थे। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, इन सब के ऊपर एक सुपरविजन मतलब जैसे मॉनिटर रखा जाता है वैसा ही कुछ। सो एम्परर इन सब की सुपरविजन, टीचर नहीं करती, सुपरवाइज करती, वैसा कुछ। सो विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स, मतलब देखते थे कि वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो किसकी मदद से राजा करते थे? अपने फैमिली मेंबर्स की मदद से और बड़े बड़े मिनिस्टर्स की मदद से चेक करते थे कि सारे ऑफिसर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। सो द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल मतलब सारे ऑफिसर्स, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। सो सीनियर मिनिस्टर्स की मदद से और मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली की मदद से वो सुपरवाइज करते थे। There were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। So बाकी areas भी होती थी। There were other areas or provinces. Each of them was ruled from, तो बाकी भी थे। So तक्षशिला और उज्जैन भी था, ठीक है, जिसको वो रूल करते थे अशोका। Although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. So तक्षशिला और उज्जैन पे पाटलिपुत्र थोड़ा कंट्रोल करते थे, वहाँ के जो प्रिंस होते थे वो भी कंट्रोल करते थे। So there were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। सो छोटी छोटी बाकी एरियाज, छोटे छोटे बाकी प्रोविंसेस को तक्षशिला और उज्जैन से कंट्रोल किया जाता था। बिसाइड्स देयर आर वास्ट एरियाज बिटवीन दी सेंटर्स। इनके अलावा पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, इनके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी एरियाज थी। Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. So जो मौर्यास थे, मौर्यास कोशिश करते थे रोड्स को कंट्रोल करने के लिए, रिवर्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मौर्य मतलब यही अशोक की डायनेस्टी, ठीक है। So the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as a tax and tribute, ठीक है। तो मौर्य क्या करते थे, रोड्स को कंट्रोल करते थे, रिवर्स को कंट्रोल करते थे। सो इस तरह से पूरा कंट्रोल होता था। मतलब रोड और रिवर, रोड से क्योंकि सारे जो व्हीकल्स हैं वो आएंगे जाएंगे तो उनसे टैक्स लिया करते थे। फिर रिवर से नदियाँ, नदियों का पानी भी सब पिएंगे, उनको कंट्रोल करते थे, उनसे भी टैक्स लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। देखो सपोज अर्थशास्त्र में लिखा गया है, ठीक है, अर्थशास्त्र एक किताब है। सो अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, वहाँ पे ब्लैंकेट्स बहुत पाए जाते थे, ठीक है। अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। और जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया गोल्ड के लिए फेमस है, एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। सो इन्हीं को ही एज अ ट्रिब्यूट लिया जाता था। ट्रिब्यूट मतलब गिफ्ट के तरह से लिया जाता था। अगर यहाँ से जैसे समझो कोई नॉर्थ वेस्ट
कोई नॉर्थ वेस्ट से इंसान यहाँ पास हो रहा है तो उसको ब्लैंकेट्स देने पड़ेंगे। कोई साउथ इंडिया से इंसान यहाँ पास हो रहा है, उसे गोल्ड और सोना चांदी जो भी साउथ में फेमस है वो यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, सो अर्थशास्त्र में ये लिखा गया है। नॉर्थ वेस्ट किसके लिए फेमस है? ब्लैंकेट्स के लिए। और साउथ किसके लिए फेमस है? डायमंड्स और स्टोन्स, गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स। प्रेशियस स्टोन्स मतलब कीमती पत्थर, ये नहीं ये अंगूठियों में लगते हैं कीमती पत्थर, वैसे मतलब मेरा तो खैर इतना नहीं है, मतलब बड़े बड़े लोग कीमती पत्थर पहनते हैं, मतलब रूबी और बहुत अलग अलग तरह के। अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा गया। तो उनको ये सब गिफ्ट के तरह पे देना पड़ता था अगर वो उन रस्तों से या उन नदियों से पास होते थे। नदियों से मतलब शिप्स वगैरह, मतलब नदियों के रास्ते से आते थे, रोड्स से आते थे। पहले तो ट्रैवल करते थे ना लोग बहुत, इसीलिए मतलब कुछ नया ढूंढने के लिए ट्रैवलिंग ही चलती थी, कमाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब ट्रिब्यूट क्या होता है? देखो एक टैक्सेस बात आई, अब ट्रिब्यूट क्या है? ये है पेज नंबर 70 पे। ट्रिब्यूट क्या है? देखो टैक्सेस होते थे, तो टैक्सेस जो होते थे वो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे, मतलब रेगुलरली आपको टैक्सेस देने ही हैं। ट्रिब्यूट कब होता था? कभी भी। ट्रिब्यूट मतलब कभी भी ले लिया जाता था, भाई जब मन पड़े आप दे दो। जैसे आप गुजर रहे हो मेरे घर के पास से और आपके हाथ में एक बहुत अच्छी कंपास है, मुझे वो कंपास बहुत पसंद आ गई, मैं समझो मैं आपको बोलती हूँ तो ये दो, चलो दे दो, तो आप दे दोगे, भले आपका मन नहीं करे। विलिंगली मतलब आपकी इच्छा नहीं है, लेस विलिंग हो आप। लेस विलिंग मतलब इच्छा कम है मुझे देने की, नया कंपास है, पर मैं ज़बरदस्ती करूँगी, डांटूंगी तो दे दोगे। वो ट्रिब्यूट होता है। ट्रिब्यूट क्या होता है? कभी भी दे दिया जाने वाला, भले मन से या बेमन। टैक्स क्या होता है? एक फिक्स टाइम पे देना पड़ता है। ठीक है, ट्रिब्यूट मोस्टली गिफ्ट ही होता है, चीज़ें ही देना होता है वैसा। ठीक है, ट्रिब्यूट की डेफिनेशन क्या है? Unlike taxes which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. ठीक है, कभी भी देने वाला चीजें, कभी भी देते हैं चीजें, वो दैट इज ट्रिब्यूट। फिर there were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. फॉरेस्टेड रीजन्स भी होती थी, फॉरेस्ट भी होते थे। लोग जो इन एरियाज में रहते थे वो ज़्यादा या कम इंडिपेंडेंट होते थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड, उन्हें क्या उनसे उम्मीद क्या रखी जाती थी कि वो या तो एलिफेंट दे के जाएँ या टिम्बर दे के जाएँ। टिम्बर एक बहुत महंगा लकड़ा आता है। हनी दे के जाएँ, वैक्स दे के जाएँ मौर्यन ऑफिशियल्स को। मतलब देखो हम ये चैप्टर पूरा मौर्यंस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट रीजन्स में रहने वाले लोगों से ये सब लिया जाता था। क्या क्या लिया जाता था? एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स। मतलब राजा सबसे कुछ ना कुछ लेता था, क्योंकि उसको प्रजा चलानी थी, उसको राज्य चलाना था। राज्य के चलाने में मेंटेनेंस लगता है, तो सब चीज़ें, पैसा कहाँ से आए? तो सब कहाँ से आता था? प्रजा से ही आता था। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग, जैसे साउथ वालों से गोल्ड ले लिया, फिर यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट रीजन वालों से एलिफेंट, हनी, टिम्बर, वैक्स, ये सब ले लिया। ठीक है, अच्छा अब एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, ये एक ऑरेंज बॉक्स में। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. देखो मेगास्थीन्स एक एम्बेसडर था। एम्बेसडर मतलब दूत, राजदूत होता है। चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त कौन थे? अशोका के दादाजी। एक रूलर ने जिसका नाम था सिल्यूशियस निकेटर, सिल्यूशियस निकेटर करके एक रूलर ने, एक राजा ने अपना दूत जिसका नाम था मेगास्थीन्स किसके पास भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा।
Megasthenes wrote on account about what he saw. Here is a part of his description. तो जब मेगास्थीन्स गया, मतलब सेल्यूसियस निकेटर ने उसे भेजा था मौर्य के पास, तो जब वो गया तो उसने क्या देखा? The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. मतलब जब वो एम्परर मतलब महाराज, मतलब जो अशोक था, चंद्रगुप्त था, तो मेगास्थीन्स ने क्या देखा वहां पे चंद्रगुप्त के यहाँ कि जब भी वो बाहर निकलते थे, एम्परर कभी भी पब्लिक के सामने निकलते थे तो उसे मनाया जाता था, ऐसे महोत्सव, खुशी की तरह मनाया जाता था, भाई राजा निकला है सड़क पे। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलिंक्विन। जो एम्परर है उसे एक सोने की पालकी में बिठाया जाता था, गोल्डन पैलिंक्विन में बिठाया जाता था। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, उसके जो गार्ड्स थे वो एलिफेंट्स में बैठ के सोने और चांदी से लदे हुए एलिफेंट्स जो डेकोरेट किए थे उस पे बैठ के आते थे। Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor. कुछ गार्ड्स क्या करते थे? अपने हाथ में ट्रीज लेते थे, अपने हाथ में पेड़ उठाते थे जिसमें बर्ड्स रहा करती थी और उसमें पैरेट्स भी होते थे। और वो क्यों ऐसे उठाते थे? ताकि जब राजा चल रहा हो तो उसके आजू बाजू वो, राजा के सर के आजू बाजू वो ऐसे घूमे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमन। और राजा के आजू बाजू कौन होती थी? औरतें जिनके हाथ में हथियार होते थे। राजा को डर लगा रहता था कि शायद कोई उसे मार न दे। राजा के स्पेशल सर्वेंट्स होते थे, उनका खाना चखने के लिए वो खाएं उससे पहले, क्योंकि पहले ज़माने में राजाओं को, जो एम्परर्स होते थे, जहर दे के भी मार दिया जाता था, मतलब जो उनके दुश्मन वगैरह होते थे। सो पहले उनका खाना चखाया जाता था, उसके बाद वो खाते थे। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। 2 रातों से ज़्यादा वो एक बेडरूम में सोते ही नहीं थे, वो बेडरूम दूसरा, क्योंकि बहुत सारे कमरे होते थे। सो ये भी एक दुश्मन से बचने की टेक्निक होती थी कि भाई दुश्मन शायद मारने आए उनको, तो अलग अलग रूम में सोते थे 2-2 दिन में। एंड अबाउट पाटलिपुत्र ही रोट। अभी जो पाटलिपुत्र जो कैपिटल है मौर्यन डायनेस्टी का, उसके बारे में मेगास्थीन्स ने क्या लिखा? पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है। सो पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थीन्स ने लिखा है, दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। एक बहुत बड़ी दीवार है। इट हैज 570 टावर्स, 64 गेट्स। 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं। हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ड ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। सो यहाँ पे जो घर बने गए हैं, घर 2 माले के और 3 माले के हैं। 2 and 3 stories मतलब 2 माले के घर हैं, 3 माले के हैं। और किसके बने हुए हैं घर? वुड के बने हुए हैं और रेती सीमेंट के बने हुए हैं। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग्स। जो राजा का दरबार है वो भी वुड का बना हुआ है और उसे स्टोन कार्विंग्स मतलब स्टोन की अलग अलग मूर्तियों से सजाया गया है। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स। जो राजा का दरबार है पूरा गार्डन्स से घिरा हुआ है। और एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और वहाँ पे बर्ड्स को भी रखा जाता है। सो इस तरह से जो मेगास्थीन्स था, जो कि एक ग्रीक रूलर जिसका नाम था निकेटर, उसका एम्बेसडर था, उसका दूत था, तो वो आया हुआ था यहाँ मौर्यन एम्पायर में। तो उसने ये सारा पैराग्राफ लिखा है, उसने बताया है कि उसने क्या क्या देखा। ठीक है, सो इस तरह से अब हम नेक्स्ट, ये तो हमने पूरा अंपायर जो मौर्यन अंपायर है उसके बारे में देखा। तो अब हम देखते हैं पेज 71 पे अशोका के बारे में।
सो अशोका अ यूनिक रूलर, अशोका एक यूनिक रूलर था। यूनिक मतलब सबसे हटके राजा, कहते हैं ना सबसे हटके, अलग। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका, अशोका जो थे सबसे फेमस मौर्यन रूलर थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ये ऐसे पहले रूलर थे, ये जो भी मैं लाइनें टिक कर रही हूँ वो सारी आपको लिखनी है। वो पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का यूज किया। मैंने फिर पहले भी बताया था, इंस्क्रिप्शंस मतलब जब स्टोन्स पे चित्राए जाते हैं मैसेजेस, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्राकृत एंड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सो अशोका के जो ये इंस्क्रिप्शंस थे वो किस किस में लिखे गए थे? प्राकृत में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो देखो यहाँ पे प्राकृत क्या होती है? लोकल भाषा होती है, जो लोकल भाषा होती है जो लोग बोलते हैं। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट मतलब एक टाइप ऑफ राइटिंग होती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सो वो इकलौता, अशोका इकलौता रूलर था जो इस तरह से मैसेज लिखाता था। मैसेज क्या होते थे? अच्छे अच्छे मैसेजेस होते थे, जैसे हम नहीं मोटिवेशनल मैसेजेस टाइप होता है वैसा कुछ। सो मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर्स अशोका। मौर्यन मतलब आपने 3 नाम पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसर और अशोका। तो अशोका सबसे ज्यादा फेमस मौर्यन रूलर रहा और वो सबसे पहला रूलर था जिसने लोगों तक अपने मैसेजेस पहुंचाए। किसके थ्रू? इंस्क्रिप्शन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शन के थ्रू। Most of Ashoka's inscriptions were written in Prakrit and were written in Brahmi script. अब ये क्या था, मतलब क्यों हुआ? अब देखो इसकी स्टोरी सुनो कि अशोका का हृदय परिवर्तन, जो हार्ट है वो कैसे बदला, सोच कैसे बदली। सो अशोकास वार इन कलिंगा, अशोका की लड़ाई हुई कलिंगा में। सो कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंगा जो है कोस्टल ओडिशा का एक पुराना नाम है। इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, अशोका ने लड़ाई लड़ी थी कलिंगा जीतने के लिए। देखो अशोका कहाँ का राजा था? अशोका तो बॉर्न एंड अंपायर का राजा था, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, इन सब का राजा था। ठीक है, बहुत बड़ा अंपायर था, राजा भी नहीं महाराजा था। सो वो क्या करता था, उसको जीतने की आदत थी। तो अब अशोका की नजर किस पे पड़ी? कलिंगा पे। अशोका राजा मतलब अशोका मौर्यन एम्परर था, मौर्यन एम्परर, मौर्य साम्राज्य का राजा था और वो पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला बहुत सारी जगह हैंडल करता था। मतलब वो सब के राजा, वो सब जगहों का वो एम्परर था। अब अशोक की नजर किस पे पड़ी? कलिंगा पे। अब कलिंगा क्या है? कलिंगा सो कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। पुराने जमाने में कोस्टल ओडिशा को, जिसको आज कोस्टल ओडिशा कहते हैं, उसको कलिंगा कहते थे। सो अशोका ने उनके साथ लड़ाई की, कलिंगा के साथ, कलिंगा राज्य के साथ लड़ाई की ताकि वो उसे कॉन्कर कर पाए। कॉन्कर का मतलब विन कर पाए, जीत पाए। जीतना मतलब उसको हथिया लेना। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. पर जब वो लड़ाई लड़ी गई, कलिंगा वाले भी अपना राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब अशोका के साथ एकदम लड़ने वो मैदान पे उतरे। तो जब वो लड़ने उतरे वो हार ही नहीं मान रहे थे। अशोका बहुत ज्यादा पावरफुल राजा था क्योंकि बड़ा एम्परर था वो, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। कलिंगा इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, पर कलिंगा वाले हार ही नहीं मान रहे थे और ये लड़ाई चलती रही और इतना ज्यादा खून बहा, इतने लोग मरे कलिंगा के। औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। तो ये सब देख के अशोका हॉरिफाइड हो गया। हॉरिफाइड मतलब दहल गया, मतलब
जीत तो गया वो, मतलब वो ये वॉर जीत गया, कलिंगा छोटा राज्य था, उसने जीत लिया। पर जब शाम को वो निकला, मतलब जीत गया, जब निकल के वो वापस निकला तो रास्ते पे उसने सबके मतलब खून देखे, रोने किया, तो इन सब से वो हॉरिफाई हो गया। हॉरिफाई मतलब दहल गया। सो व्हेन ही सॉ द वायलेंस, वायलेंस मतलब वो झगड़े देखे, खूना खून देखा, कि उसने कहा कि अब मैं नहीं झगड़ूंगा। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो इकलौता राजा है पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, जो कलिंगा राज्य वो जीता था ना, उसने वो लौटा दिया। सो पूरे हिस्ट्री में, मतलब आप आज तक की कितनी भी कहानियां पढ़ लो किसी भी राजा महाराजा की, किसी भी राजा ने जीतने के बाद वो वापस नहीं किया है राज्य, जबकि अशोका ने ऐसा किया। अशोका ने क्या किया? ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, खाली इंडिया नहीं, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में अशोका इकलौता ऐसा राजा है जिसने अपना जीता हुआ राज्य वापस कर दिया वॉर जीतने के बाद भी। ठीक है, कोई वापस नहीं करता है, पर इसने कर दिया। सो बच्चों, आज हम यहीं एंड करते हैं। यहाँ तक मैंने आपसे जितनी भी पॉइंट्स लिखाए वो सब आपको लिखनी है। ठीक है, एक बारी हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं इस चैप्टर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो एक बारी फिर से हम पूरा फिर से समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम, चैप्टर स्टार्ट हुआ था पेज नंबर 67 पे, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। चैप्टर का नाम ही है अशोका, वो महाराजा जिसने लड़ाई करना छोड़ दिया। चैप्टर चालू हुआ रोशन की स्टोरी के साथ। रोशन को उसके दादाजी ने नए नए कड़कते नोट दिए थे, तो उसने एम्बलम देखा। सो उसने सोचा ये एम्बलम, एम्बलम कहाँ से आया, तो पता लगा ये एम्बलम तो अशोका ने कहीं चितरवाया था, इंस्क्रिप्शन है। ये जो एम्बलम है ये इंस्क्रिप्शन है। फिर जब ये स्टोरी, फिर हम अशोका की स्टोरी चालू कर रहे हैं। सो अशोका अपने दादाजी का, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका ही राज्य संभाल रहा था, जो कि आज से 2300 ईयर्स पहले था। चंद्रगुप्त को कौन सपोर्ट करता था? चाणक्य सपोर्ट करते थे। चाणक्य एक बहुत ही इंटेलिजेंट, आपने सुना भी होगा, आपकी मम्मी के पापा के व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते होंगे, चाणक्य नीति करके। आपने उनका मतलब उनका सर मुंडा हुआ है और पीछे से एक चोटी होती है। चाणक्य अगर आपने देखा ना हो तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इसके, मतलब इसके जो नीतियां होती हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे। तो चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। चाणक्य ने अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें एक बुक में लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। डायनेस्टी की डेफिनेशन, डायनेस्टी मतलब जब एक ही फैमिली के रूलर्स राजा बनते हैं उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोका ने सब जगह कराई, और पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन में भी उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट सिटीज थी मौर्यन अंपायर की। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन इंपॉर्टेंट सिटीज थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई जो अंपायर है वो किंगडम से डिफरेंट होता है। जो मौर्य था वो अंपायर था, मौर्यन, जो अशोका जिसके थे राजा वो अंपायर था। किंगडम होता है छोटा और अंपायर होता है बड़ा। ठीक है, सो वो रूल करने के लिए उनको बहुत सारे लोग रखने पड़ते थे, ऑफिसर्स रखने पड़ते थे, और उन ऑफिसर्स की भी निगरानी ये लोग किया करते थे। ठीक है, सो तक्षशिला और उज्जैन के बारे में बात की गई है कि उनका प्रोविंशनल कैपिटल भी था। एक मतलब एक कैपिटल होता है, एक है प्रोविंशनल कैपिटल, छोटा सा कैपिटल, छोटे छोटे कैपिटल्स जिसको तक्षशिला या उज्जैन कहते हैं, उनका मतलब मौर्यन अंपायर का। ठीक है, फिर जो मौर्यास थे, ये जो मौर्यन अंपायर के लोग थे, ये रोड और रिवर को कंट्रोल करते थे ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों से टैक्सेस या ट्रिब्यूट्स ले पाए। अब ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट जबरदस्ती लिया जाता है, छोटा या बड़ा देना पड़ता है।
जो फॉरेस्ट वाले होते हैं उनसे भी ट्रिब्यूट लिया जाता था, जैसे कि एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स, ये सब। ठीक है। वैक्स का मतलब क्या होता है? मेण। मेण कहाँ से? मतलब वो कहते हैं ना पेड़ की छाल से मेण निकलती है, मेणबत्ती की नहीं, मेण, वैसा कुछ मेण जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, वो भी काम का होता है। फिर अशोका एक यूनिक रूलर थे। उन्होंने अपने जितने भी इंस्क्रिप्शन थे प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाए थे। और अशोका ने जो वॉर लड़ी थी कलिंगा में, वो वॉर जीतने के बाद भी उन्होंने कलिंगा लौटा दिया था। ठीक है। सो ये सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है, मुझे व्हाट्सएप करनी है। थैंक यू।